हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सभी अपनी तैयारी में भी लग चुके होंगे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख रहे हैं कि आइए देखते हैं मैथ्स पेपर का लेवल। तो देखिए, बिल्कुल आज हम आपको सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं कि किस तरह के मैथ के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आइए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप किए आगे बढ़ेंगे और ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। बिल्कुल आपको हम मात्र 15 वीडियो में मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं और आप जो है आउट ऑफ आउट स्कोर अपने पेपर में करके रहने वाले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हाँ, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और ये जो हमारी मेंसुरेशन 2D है 3D है, इससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली ही एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। हालांकि मैं अभी आपको ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, इसकी मैं अपनी कंटिन्यू हुई हर एक सीक्वेंस वाइज क्लास आपके सामने लाऊंगा और ध्यान से आपको सारी चीज़ों को एक साथ लगातार आगे बढ़ते हुए समझना है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला मैं आपको सभी फॉर्मूलों को बहुत ही डेराइव करके दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल फॉर्मूला रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर अपने पेपर में करके आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि जो तार आयत के रूप में मोड़ा गया है उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब आप सभी जानते हैं कि जो मेरा आयत जिसको मैं रेक्टेंगल बोलता हूँ उसका जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। L इंटू बी मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई। अब सिंपल सी बात है कि ये जो इस क्वेश्चन में मेरे को जो रेक्टेंगल का एरिया पूछा है उसके लिए मेरे को उसकी लेंथ तो दे रखी है लेकिन ब्रेथ नहीं दे रखी है। वो कहाँ से आएगी, तो आइए सुनते हैं पहले। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो स्टार्टिंग में तार था, पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि जो मैं तार लेकर आया हूँ उसका पैरामीटर कितना है, कि जिस तार को मैंने रेक्टेंगल के फॉर्म में फोल्ड किया है, मोड़ा है, तो उसकी लंबाई टोटल तो दे रखी है मुझे लेकिन उसकी ब्रेथ नहीं दे रखी है, ताकि मुझे ये भी नहीं पता है कि उसने टोटल जो मेरी चारों तरफ की बाउंड्री होती है जिसको मैं अपना पेरीमीटर बोलता हूँ वो कितना कवर किया है। तो सुनिए, स्टार्टिंग में जो तार था वो स्क्वायर की शेप में था और आप सभी जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर का एरिया आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं ये तो देखता हूँ कि पहले जो जिस तार को मैंने स्क्वायर की शेप में मोड़ा है वो टोटल है कितना लंबा, कितना पैरामीटर है उसका। ठीक है, अब यहाँ से मेरी साइड कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो जो मेरा स्क्वायर है उसकी साइड 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको मैं एक बात बता दूं और ये आपको आखिर तक ध्यान रखिए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने भी मेरे 2D सवाल पूछे जाते हैं, 2 डायमेंशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मेरा पैरामीटर इक्वल रखा जाता है। अगर मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल को तोड़कर एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, दोनों का पैरामीटर इक्वल रख दीजिए। अगर आपने एक स्क्वायर को तोड़कर रेक्टेंगल बनाया है तब भी दोनों का पैरामीटर इक्वल रख दीजिए। अब आइए यहाँ पर देखिए, जैसा कि अब मुझे पता है कि जो मेरा स्क्वायर की शेप में तार फोल्ड किया गया था उसको मोड़कर मेरा एक आयत बनाया गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो आयत का पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, या मैं इसको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के फॉर्म में बोल सकता हूँ। अब ये मेरा किसके इक्वल रखना है, मेरे को पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। बहुत बढ़िया, जो क्या होता है 4 इंटू साइड। अब आप देख रहे हैं 2, मेरे को जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ नहीं, मुझे नहीं पता है, जो ही तो मेरे को फाइंड करनी है। अगर मेरे को ब्रेथ मिल जाए, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, अगर मेरे को ब्रेथ पता चल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, आइए आगे, 4 साइड। अब आपको कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है। आप कभी बच्चे सोच रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करने, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, देखो इसको यहीं पे सॉल्व करो, 2 टाइम गया, यहाँ पर कितना हो गया मेरा 16 प्लस b इक्वल टू 12 2 14। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ब्रेथ कितनी निकल के आ गई, मेरी 8 निकल कर आ जाएगी। अब आप जानते हैं मुझे रेक्टेंगल की लेंथ भी पता चल गई है, ब्रेथ भी पता चल गई है, एरिया पूछा है,
लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी है मेरे पास 8, 16 8 जा 128, जो कि मेरा एक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, किसी समबहुभुज के सभी कोणों का योग इतना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। अच्छा देखिए सुनिए, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जो मेरे सभी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होगा कि किसी समबहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का जो योग है वो आपको 1080 दे रखा है। अब आपको किसकी माप बतानी है, प्रत्येक बाह्य कोण को माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है। तो देखिए हम, सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं, और मैं ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं कि ये आपको आखिर तक ही बात याद रखनी है। आपके पास कोई भी पॉलीगन बन जाए, कोई भी पॉलीगन बन जाए, उसकी चाहे कितनी भी साइड है, उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 360 होता है। ठीक है, जो भी मेरे पास पॉलीगन होता है, मुझे नहीं पता कितनी साइड है, और आपको पता भी नहीं करनी है, पता तो तब करनी है जहां पर आपसे उसकी पर एंगल की माप पूछेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछिए। अब मेरे पास जो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि जिस पॉलीगन की ये बात कर रहा है कि उसकी साइड कितनी है, वो कितनी साइड का पॉलीगन है, तो मैं अपने टोटल एक्सटीरियर एंगल को उस साइड से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास उसके एक बाह्य एंगल की माप आ जाएगी, जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब देखिए सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पॉलीगन की साइड दे देता है, पॉलीगन की साइड दे देता है और हमसे पूछता है कि बताइए इस पॉलीगन के जो अंदर, यानी इस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल होंगे, उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो आपको बस ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और वो भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस अपने माइंड में एक कैलकुलेशन करके ये देखनी है। फॉर्मूला मेरा होता है देखिए, मैंने जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इसमें आप किसी भी पॉलीगन की आपको साइड दे देगा वो, और आपसे पूछेगा इसके इंटीरियर एंगल का सम बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, n-2 इंटू 180, वेयर n क्या है, n मेरी नंबर ऑफ साइड होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि मेरा जो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये पॉलीगन है कितनी साइड का, तो मैं सिंपल सी अपनी ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आइए पता कैसे चलते हैं कि ये जो पॉलीगन है वो कितनी साइड का। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको इसके इंटीरियर एंगल का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल का जो सम दे रखा है वो 1080 इतना दे रखा है, तब कि मेरा होता क्या है n-2 इंटू 180। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब देखिए, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, सिंपल सा आप इसको इसके नीचे ले जाइएगा। ठीक है, अब कितने टाइम चला गया, 6 टाइम, तो n-2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 + 2 यानी 8। ओहो, यानी जिस पॉलीगन की ये बात कर रहा है, जिस पॉलीगन की ये बात कर रहा है, वो पॉलीगन की साइड कितनी है 8 साइड, यानी वो है ऑक्टागन। ठीक है, अब 360 मेरी साइड है, 360 मेरे पास टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम है, मेरे को एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है, डिवाइड बाय साइड, 8 4 जा 32, कैरी 4, 8 5 जा 40, मेरा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब हालांकि ये आपने क्वेश्चंस देखा, जो ये आपको फॉर्मूला है, आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है साइड की, कि पॉलीगन कितनी साइड का है, 8 का है। आइए मैं आपको एक प्रूफ भी करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो मेरे पास ईच एक्सटीरियर एंगल, जो मेरे पास इंटीरियर एंगल के सम होता है, टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180।
और यहाँ पर मैं n को किससे डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, अब जब मेरे पास नंबर ऑफ साइड 8 है, यानी जो मेरा पॉलीगन है वो क्या है, ऑक्टागन। तो देखिए 8, n की वैल्यू 8 रखिएगा, यहाँ पर कितना बचा यहाँ से आपके पास 6 × 180, वेरी सिंपल। देखिए तो आ गया आपके पास इंटीरियर एंगल के सम की वैल्यू 1080, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक संख्या, देखो सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप मैथ को करने जा रहे हैं, हालांकि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं मैथ से कि मैथ में स्कोर नहीं होगा, लड़कियां इतना डरती हैं मैथ से बहुत ज़्यादा कि मैथ में स्कोर नहीं होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप जब कभी भी आपका मन हुआ कि हाँ ठीक है, आज अब की बार मेरे को मैथ में फुल आउट ऑफ आउट स्कोर करके आना है, तो आपको केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसके साथ चलते चले जाइए। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस मैथ में आखिर तक एक ही बात याद रखनी है, क्योंकि पता है एग्जामिनर जो है, अब एग्जामिनर थोड़ा सा अगले लेवल से क्या कर लेता है, एग्जामिनर जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा लेता है। हम क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बात जो हम अधूरी पढ़ने से छोड़ देते हैं और वो हमारा क्वेश्चन गलत करवा देती है, और जो हमारा आंसर गलत आ रहा होता है ना, वो भी एक क्वेश्चन में दे रखा होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक है, 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। ओके, ठीक है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि इसके अंकों का जो योग है वो 9 है। किस ओहो, देखिए सारे आपको ऑप्शन इस तरह से दे दिए उसने, जिसमें उसके डिजिट का सम कितना है, 9 है। अच्छा, नेक्स्ट बात पर चलते हैं। इसका जो दहाई का अंक है, क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। सवाल में तो कुछ भी नहीं है, पेन चलाना ही नहीं है आपको। क्या इसमें जो इसका दहाई का अंक है वो यूनिट डिजिट से 2 टाइम है? नहीं, कैंसिल करिए। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। क्वेश्चन नंबर का मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देख लीजिए, जो मेरा इसका दहाई के अंक पर स्थान है वो क्या है, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स है, ठीक है, और दोनों का सम भी 9 बैठ रहा है। बिल्कुल आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को आपके पेपर में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, ठीक है। अब आपने जब इतनी क्वेश्चन की इतनी लाइन पढ़ी कि अस्मिता अपने विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची है, तो अस्मिता विद्यालय पहुंची किस टाइम है, 8:15 पे, ठीक है। अगली बात, वह अपने सहकर्मियों से आधा घंटे पहले पहुंची। जो अस्मिता 8:15 पर विद्यालय पहुंची है, तो वो अपने सहकर्मियों से आधा घंटा पहले पहुंची है। इसका मतलब क्या है कि उसके सहकर्मी जो पहुंचे हैं वो इससे 30 मिनट बाद पहुंचे हैं। इसका मतलब वो कब पहुंचे रहे, 8:45 में, ठीक है। इसके जो सहकर्मी हैं वो विद्यालय कब पहुंचे हैं, 8:45 में, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ रहा है कि जो मेरे सहकर्मी हैं जो विद्यालय में 8:45 पर पहुंचे हैं, वो गोष्ठी में 40 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? जब 8:45 पर सहकर्मी विद्यालय पहुंच रहे हैं, जो कि 40 मिनट लेट हो गए हैं, तो जो गोष्ठी का सही समय होगा वो सहकर्मियों के पहुंचने से 40 मिनट पहले ही तो होगा। बिल्कुल ठीक है, 40। तो देखिए आपका राइट टाइम आ जाएगा 8:05। ये 8:05 ये विद्यालय की गोष्ठी का समय था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सारी बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:5
15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि जो रेलगाड़ी है 30 मई को चली थी, ठीक है, 30 मई 2020 को चली है 23:40 पर, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 31 मई को 23:40 तक, ठीक है, पूरे इसको 24 घंटे हो गए होंगे, ठीक है जी, कि जो मेरी ट्रेन पटना से 30 मई को 2020 को 23:40 पे चली है, तो वो मुंबई 1 जून को पहुंच रही है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ट्रेन मेरी 30 मई को चली थी, 31 मई को 23:40 तक, उसको 24 घंटे पूरे हुए होंगे, ठीक है। 23:40 पर 31 तारीख तक उसको 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 20 मिनट तो इसके बच गए। जब इसके 20 मिनट बच गए तो क्या हुआ होगा? इसके जो 20 मिनट बच गए तो आपकी 1 जून स्टार्ट हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। भाई मैं 31 मई 23:40 तक 24 घंटे तक चला, ठीक है, बिल्कुल चला। उसके बाद 20 मिनट में नहीं ये चले, 20 मिनट और चला, तो मेरी डेट कौन सी आ गई? 1 जून। और 1 जून में वो कितना चली है? 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है, 5 आवर 15 मिनट, बिल्कुल। तो टोटल टाइम इसको कितना लग गया? देखिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है इसकी। 24 घंटे आपके पास ये रहे, 5 घंटे ये आ गए, आपके पास घंटे कितने लग गए? 29 आवर, ठीक है। बात मिनट की चलती है, जब बात मिनट की चलती है तो 15 मिनट वो ये चली है, 20 मिनट ये चली है, टोटल कितने मिनट चल गई है वो? 35 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। अच्छा, जो एक बाग है उसमें जो वृक्ष हैं वो नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के पेड़ कितने हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मुझसे जो पूछा है वो यूकेलिप्टिस के पेड़ की नंबर कितनी है ये पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, उसने कहा है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, ठीक है। मुझे नहीं पता टोटल वृक्ष कितने हैं, ठीक है। टोटल वृक्ष मेरे पास x थे, टोटल वृक्ष मेरे पास x थे। इसका 1/6 भाग क्या है? टोटल वृक्ष की नंबर का 1/6 भाग क्या है? नीम के वृक्ष की नंबर है, ठीक है। लेकिन वो तो कह रहा है नीम के वृक्षों की नंबर 5 है, तो इक्वल टू में 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्री यानी टोटल पेड़ों की संख्या आपके पास कितनी आ गई? 30 आ गई। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कहा है कि आधे जो वृक्ष हैं वो अशोक के हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 30 पेड़ हैं। आधे पेड़ किसके हैं? अशोक के हैं। तो आपके पास 15 पेड़ किसके आ गए? अशोक के। अब देखिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आधे पेड़ अशोक के हैं, 15 आ गए। आप जल्दीबाजी ये मत कर देना 30 में से 15 बचे, नहीं, 15 भी ऑप्शन में दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो मेरे पास टोटल जो पेड़ थे वो 30 थे, ठीक है। आधे मेरे अशोक के हो गए, तो जो अब पेड़ बचे 30 पेड़ में से 15 पेड़ मेरे अशोक के हो गए, तो रिमेन कितने हो गए? 15। अब ये जो 15 पेड़ बचे हैं ये मेरे पास नीम के हैं और यूकेलिप्टिस के हैं, और जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि नीम के वृक्षों की नंबर कितनी है? 5 है, ठीक है। 15 बचे थे, 5 नीम के हो गए, तो भैया 10 किसके हो गए? यूकेलिप्टिस के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से बातों को समझते हुए चलेंगे, वीडियो को स्किप करना नहीं है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप मुझे एक बात बताइए, हालांकि ठीक है, आप मेरे साथ एक बात को यहाँ पर समझिए। आप मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और बाजार से कुछ तार खरीद कर लाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 100 सेंटीमीटर लंबा तार लेकर आए हैं बाजार से खरीद के।
180 सेंटीमीटर लंबा तार आप बाजार से खरीद के लाए हैं। तो अब ये तार आपको अपने कोई भी पार्क या खेत के चारों तरफ बांधना है, ठीक है। तो आप इसको तार को जो आपका पार्क है या आपका खेत है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब जो आपको ये वाला अपना जो आप 180 मीटर लंबा तार लेकर आए हैं, इस तार को आपको अपने पार्क में या अपने खेत में चारों तरफ बांधना है। तो देखिए ये क्या है, इसका आप यहाँ से लेकर चलेंगे, यहाँ से लेकर चलेंगे, इधर बांधेंगे, इधर बांधेंगे और यहाँ बांधेंगे। ये क्या होता है, ये मेरा रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, ठीक है। सिंपली कि जो मेरा 180 मीटर लंबा तार है, मुझे नहीं पता उसकी साइड क्या रखूं। अरे भाई साइड क्या रखोगे आप, ये उसकी कुछ लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, फिर ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। ये क्या होता है, यही तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। तो सिंपल, अब जैसे कि क्वेश्चन मेरा ये पूछ रहा है कि कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, वो आप एक आयत के रूप में दिया जाता है। उसने आपको उसका जो है आपने जो है उसको एक आयत का रूप दिया है, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई जो है आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप लंबाई कितना रखना चाहेंगे। तो ठीक है, कुछ नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आयत का परिमाप होता है, वो कितना होता है मेरा 2 × L + B। तो ये जो मेरा ये आयत का परिमाप होता है, यही तो आपको 180 सेंटीमीटर लंबे तार से कवर करना है, ठीक है, बिल्कुल करना है साहब, ठीक है। तो साइड कितनी दे रखी है मेरे को, क्वेश्चन में साइड कितनी दी है, 100, साइड की वैल्यू दी है मेरे को 30, ठीक है। ब्रेथ जो कि मुझे नहीं पता है, ओ अच्छा सॉरी, ब्रेथ ही दी है मुझे, लंबाई तो निकालनी है ना, ठीक है। आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 90, ठीक है। तो आपको लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 90 - 30 यानी 60 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम, हालांकि मैं सिर्फ अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पेपर का लेवल दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल है अरुणोदय क्लासेस, इस चैनल पर सीटेट की सभी क्लासेस चैप्टर वाइज चलेंगी और आपको बिल्कुल भी लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। बिल्कुल आपको 1 महीने बाद ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, सीटेट 120 प्लस जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं और अंकों का जो योग है, ओहो देखिए क्वेश्चन में ये लास्ट में प्लस पॉइंट दे देता है कि सबसे पहली बात तो उसने कह दी है कि जो ये नंबर है 2 डिजिट की, इसके जो दोनों डिजिट हैं वो आपस में क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटते, ठीक है। चारों के चारों ऑप्शन मेरे को ऐसे दे रखे हैं जिसमें जो दोनों डिजिट हैं वो कोप्राइम है, ठीक है। अगली बात कि उसके डिजिट का सम है, उसके जो डिजिट का सम है वो 3 और 4 का गुणज है। अब 3 और 4 का गुणज है 3, और आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास आप ऐसी नंबर बताइए जिसमें 3 और 4 के जो 3 और 4 का गुणज हो, तो आप कहेंगे साहब 12, ठीक है। यानी जो वो नंबर है उसके जो डिजिट का सम है वो 12 का मल्टीपल है। क्या इसका डिजिट 12 आ रहा है, नहीं, इसका 8 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका 12 आ रहा है, हाँ बिल्कुल होगा। देखिए अभी इतना काम करने के बाद हो सकता है अगले नंबर भी दे रखी हो, क्या इस पर 12 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट का सम, नहीं ये नहीं होगी। ये आ रहा है 5, नहीं ये भी नहीं होगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। केवल आपको पता है क्वेश्चन आपको थोड़े से आपके आईक्यू लेवल पर देखने के लिए मिलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आशा है उसने सोमवार को 50 रुपये बचाए, ठीक है।
50 तो सोमवार को बचा लिए उसने, और बुधवार को कितने रुपए बचाए हैं? 100 रुपये बचाए हैं। ठीक है, बुधवार को 100 रुपये बचाए हैं, और शुक्रवार को कितने बचा रही है वो? 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये शुक्रवार को बचा लिए। आप मुझे एक बात बताइए, इन 3 दिनों में, वीक में, इन 3 दिनों में जो सोमवार को 50 रुपये बचाए, ठीक है, बुधवार को 100 बचाए, ठीक है, शुक्रवार को 80 बचाए, ठीक है, टोटल उसने कितने रुपए बचा लिए? तो आप कहेंगे उसने 230 रुपये बचा लिए। ठीक है, अब उसने 230 रुपये एक वीक में बचा लिए, लेकिन ये रुपए बचे नहीं हैं। उसने पता है क्या क्या है, उससे रविवार को 60 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो इसमें से 60 रुपये खर्च कर दो। फाइनली 1 वीक में वो कितने रुपए बचा पाई है? 170 रुपये। अब 170 रुपये वो एक वीक में बचा पाई है, उसको टोटल कितनी सेविंग करनी है? 5,950 रुपये, जबकि एक वीक में कितनी कर रही है? 170 रुपये। 0 से 0 काट दिएगा, 17 3 जा 51, आपके पास 8 कैरी आया 85, 7 5 जा 85, तो उसको 35 वीक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 वीक उसको बचत करनी होगी। ठीक है, अब देखिए सुनिए अगला क्वेश्चन। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता, देखिए क्वेश्चन मेरा फ्रैक्शन से आया है, डेसिमल से जिसको बोलते हैं हम। अब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये कह देता हूँ कि आपके पास टोटल 7 रुपये थे, आपके पास टोटल 7 रुपये थे। अब इस टोटल 7 रुपये में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो जो आपके पास टोटल बैलेंस था 7 रुपये, आपने उसमें से 3 रुपये खर्च कर दिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने पैसों का कितना भाग खर्च कर दिया? हाँ बिल्कुल, कि 7 मेरे पास टोटल पैसे थे, इसके मैंने 3 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो इतना भाग मैंने खर्च कर दिया। इसका मतलब आपके पास अभी 4 रुपये बचे हुए हैं और आपको दी भी रहा है। इस कंसेप्ट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखें तो इसमें जो मेरा नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा मैं टोटल मानता हूँ। जो भी मेरा नीचे वाला भाग दिया होगा वो मेरा टोटल होगा। अब आइए देखिए, वो कह रहा है जो बीकर है उसके 3/7 भाग में पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल भाग कितना है बीकर का? बीकर का टोटल भाग कितना है? 7। अभी बताया 7 कैसे होगा? नीचे वाला जो होगा मेरा टोटल भाग माना जाता है। ठीक है, उसमें 3 भाग पर पानी भरा हुआ है, यानी आप मुझे अब एक बात बताइए, आपके पास कितना भाग ऐसा है जिसमें पानी नहीं है? तो आप कहेंगे कि 7 तो टोटल है, 3 भाग में पानी भरा हुआ है, यानी 4 भाग मेरे पास ऐसा भरा हुआ बचा हुआ है जिसमें पानी भरना है। आपको तो 4 भरना है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? आपको 16 लीटर भरना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको 16 लीटर दी है। ठीक है, आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, टोटल बीकर था कितना? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 4 जा 28 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बहुत ही अच्छी सटीक तैयारी कराने वाले हैं, जिससे आपके सीटेट एग्ज़ाम 2024 में अच्छे मार्क्स आ सकें। बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।